नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में गुलशन मर्डर केस की चार्जशीट हफ्ते भर में होगी दाखिल। मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की होगी अपील। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पर फोकस। नैनीताल पुलिस ने किया 6 करोड़ से अधिक की ठगी का पर्दाफाश। निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। जनता के अधिक ब्याज और गारंटी को देते थे झांसा। राजधानी देहरादून में 4 दिवसीय उत्तरायणी कौथिक महोत्सव का आगाज। एक ही छत के नीचे दिखाई दे रही लोक संस्कृति, स्वाद और परंपराओं की झलक। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने पर फोकस। और बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का वीडियो वायरल। आबकारी मंत्री बनने का देख रहे सपना। मंत्री बनते ही परमिट बांटने का भी कर रहे ऐलान। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया है। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इसे लेकर सीएम धामी ने बड़ा कदम उठाया है। धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया है। अब इसकी जगह पर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। देखिए रिपोर्ट। धामी सरकार का बड़ा कदम, मदरसा बोर्ड को खत्म करने का लिया फैसला। अब अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण करेगा सिलेबस तैयार। उत्तराखंड की धामी सरकार अक्सर ही अपने कड़े और बड़े फैसलों को लेकर चर्चाओं में रहती है। अब एक बार फिर सीएम धामी ने बड़ा फैसला लिया, जिसका असर सीधे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की शिक्षा पर पड़ने वाला है। दरअसल धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला लिया है। मदरसा बोर्ड खत्म करने के बाद सरकार इसकी जगह पर एक नई अथॉरिटी लेकर आई है। धामी सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया है। उत्तराखंड में जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। बता दें कि सीएम धामी ने सभी अल्पसंख्यक संस्थानों को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अम्ब्रेला के नीचे लाने और उनकी मान्यता उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से किए जाने की बात कही थी। ठीक इसी दिशा में सीएम धामी ने अब कदम बढ़ाया है। के साथ अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का विधेयक हमने अगस्त माह 2025 में विधानसभा में प्रस्तुत किया था। वो पारित होने के बाद उसके पीछे हेतु था कि सभी को एक समान शिक्षा मिले, सबको शिक्षा का अधिकार मिले। और जो पहले से मदरसा बोर्ड था उसमें चूँकि जो राज्य का हमारा शिक्षा बोर्ड था, उस शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता था। बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, सबको शिक्षा का अधिकार देना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर बच्चे को शिक्षा मिले, वो भविष्य में राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए, समाज के काम आए, उस दिशा में उसको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। न कि बहुत पुरानी कट्टरवादी मानसिकता की शिक्षा, कबीलाई मानसिकता की शिक्षा, 500 वर्ष पुरानी जो ऐसी शिक्षा है जिससे उनका भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता है, तो उनको समाप्त किया है। मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है 1 जुलाई 2026 के बाद। और इसमें अन्य जो अल्पसंख्यक वर्ग में अन्य लोग भी आते हैं, चाहे सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, पारसी हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, उन सभी को भी इसके अंतर्गत लाया है। हमारा इसके पीछे ध्येय है कि अब एकीकृत शिक्षा हो जाए, एक जगह पर सब लोग आ जाएं और सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। वहीं मदरसा बोर्ड को खत्म किए जाने के इस फैसले का स्वागत करते हुए मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शामोन कासमी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक प्राधिकरण की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम है और अल्पसंख्यक शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बड़ा ऐतिहासिक कदम है। और सबसे अहम बात यह है कि मदरसा बोर्ड को समकक्षता हासिल नहीं थी, उनके प्रमाण पत्रों की कहीं भी कोई वैल्यू नहीं थी। आज ये प्राधिकरण के वजूद में आने से उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी और उनका भी भविष्य अच्छा होगा। जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विज़न है कि वो बच्चे, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे IAS और IPS बने,
वो प्रतिस्पर्धा की एजुकेशन हासिल करें, उनके लिए रास्ता साफ हो गया है। और मैं एक बात ये कहूँगा कि मदरसा बोर्ड का नाम चेंज हो करके वो प्राधिकरण हो गया, उसका विस्तार हो गया। 6 माइनॉरिटीज़ जो और हैं वो उसमें आ गई हैं। बता दें कि उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को लाया जाएगा। इन संस्थानों की मान्यता उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की ओर से दी जाएगी। 1 जुलाई 2026 से नया प्राधिकरण अस्तित्व में आ जाएगा। वहीं हरिद्वार में गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की समाधि और मूर्ति स्थापना समारोह में सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान बाबा रामदेव समेत राष्ट्रीय स्तर की हस्तियों की मौजूदगी भी रही, जिनकी उपस्थिति से समारोह की गरिमा और भव्यता और भी ज्यादा बढ़ गई। मंदिर परिसर में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का विशेष वातावरण देखने को मिला। वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखने को मिले। इन दिनों लगता है कि बीजेपी के नेता कई तरह के परमिट बांटने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी नेता और किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला आबकारी मंत्री बनने के बाद परमिट बांटने की बात कहते सुने जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। भले ही धामी कैबिनेट के विस्तार की फिलहाल कोई संकेत न दिख रहे हो, लेकिन मजेदार बात तो ये है कि कई ऐसे नेता भी हैं जो अभी विधायक भी नहीं हैं, लेकिन उनके मन में कैबिनेट की कुर्सी पर बैठने को लेकर लड्डू अभी से फूट रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों उत्तराखंड में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में किच्छा के पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता राजेश शुक्ला खुद के लिए आबकारी मंत्री की कुर्सी की उम्मीद लगाए सुने जा सकते हैं। मैं मंत्री बनूंगा तो 50 लीटर का परमिट दूंगा आप लोगों पक्के में हफ्ते 50 लीटर। इस वीडियो में हो रही बातचीत राजेश शुक्ला के ऊपर कई सवाल भी खड़े करता है। दरअसल इस वीडियो के अंत में राजेश शुक्ला अपने आसपास बैठे लोगों से कहते हैं कि वो जब आबकारी मंत्री बन जाएंगे तो वहां बैठे लोगों को 50-50 लीटर का हर हफ्ते के हिसाब से परमिट देंगे, वो भी पक्के में। इसी वीडियो के आखिर में राजेश शुक्ला ये कहते सुने जा सकते हैं कि जब वो आबकारी मंत्री बन जाएंगे तब मैं मंत्री बनूंगा तो 50 लीटर का परमिट दूंगा आप लोगों पक्के में हफ्ते 50 लीटर बनाने का लाइसेंस दो। कितना अच्छा काम कर रहा है, रोजगार का काम कर रहा है। कोई आया नहीं, कोई हो गया भाई। इस वीडियो को सुनने और देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर राजेश शुक्ला किस कुटीर उद्योग की बात कर रहे हैं और किसका परमिट बांटेंगे, वो भी आबकारी मंत्री बनने के बाद। आमतौर पर कोई आबकारी मंत्री शराब बनाने का ही परमिट जारी करता है, तो क्या माना जाए कि राजेश शुक्ला शराब बनाने का परमिट देने की बात कर रहे हैं और जिस जगह वो बैठे हैं वहां अवैध शराब बनाई और पिलाई जाती है। और यही देखने के बाद राजेश शुक्ला कुटीर उद्योग, परमिट और आबकारी मंत्री की बातें कर रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि राजेश शुक्ला न सिर्फ मुख्यमंत्री के पुराने दोस्तों में शुमार हैं, बल्कि इस इलाके से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। 2022 के चुनावों में राजेश शुक्ला कांग्रेस के तिलकराज बेहड़ से चुनाव हार गए थे। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी इस तरह से आबकारी मंत्री बनने और कथित रूप से अवैध शराब का परमिट बांटने की बात कहने वाले नेताओं को फिर से चुनावी मैदान में उतारेगी। अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर प्रस्तावित 8 फरवरी की महापंचायत को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस महापंचायत के समर्थन में कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल उनके साथ जुड़ेंगे, साथ ही सामाजिक संगठनों से जुड़ने का आह्वान भी किया गया है। हरदा ने कहा कि इस महापंचायत में अंकिता समेत महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को लेकर मंथन किया जाएगा। महापंचायत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो महत्वपूर्ण बिंदु है अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसके बाद उत्तराखंड में सीरीज में महिलाओं की अस्मिता पर डाका डाला गया है और उनके साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म किया गया है, जिसमें कामकाजी हमारी बेटियां भी सम्मिलित हैं, वो भी उसका शिकार हुई है। ये सारी घटनाएं एक ऐसा वातावरण राज्य के अंदर बनाया गया है, जिस वातावरण के परिणाम स्वरूप आज हमारे राज्य के निर्माण की जो बुनियाद है वो बुनियाद हिल रही है
वो बुनियाद जो है धीरे धीरे ध्वस्त हो रही है। तो आज उस बुनियाद को बचाने की लड़ाई नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ गद्दार शब्द का इस्तेमाल करने पर सियासत गर्मा गई है। ऋषिकेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस बयान को बेहद आपत्तिजनक बताते हुए राहुल गांधी का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की। आज भारतीय जनता पार्टी जिला ऋषिकेश की ओर से जो कल राहुल गांधी जी द्वारा अपने सिख भाई नवनीत सिंह बिट्टू जी जो अपने केंद्रीय मंत्री हैं उनको गद्दार शब्द का प्रयोग जो उनके द्वारा संसद में किया गया, जो एक बहुत ही मर्यादित भाषा है और निश्चित रूप में एक नेता प्रतिपक्ष के नाते उनका जो ये भाषा प्रयोग की गई है, उस रूप में आज ऋषिकेश जिले की ओर से राहुल गांधी जी का पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। और निश्चित रूप में सिख समाज एक सभ्य समाज है और वो हमारे केंद्रीय मंत्री है, उनको गद्दार शब्द का प्रयोग करना इस रूप में हमने राहुल गांधी जी का पुतला फूंका है। कितनी हैरानी की बात है कि जो लोग कोटद्वार का माहौल खराब कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें कहीं भी नहीं रोका और अब वो लोग जो कोटद्वार खबर की कवरेज करने के लिए जा रहे हैं, पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है। ऐसा लग रहा है कि कोटद्वार में जो कुछ हुआ उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। सवाल है कि आखिर कोटद्वार में मीडिया की एंट्री पर बैन क्यों है? ऐसा क्या छुपाया जा रहा है? देखिए रिपोर्ट। कोटद्वार में मीडिया की एंट्री पर बैन, मीडिया को कवरेज से रोक रहे पुलिसकर्मी। आखिर क्या चल रहा है कोटद्वार में जिसे छिपाया जा रहा? आप ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ कोटद्वार का माहौल खराब करते बजरंग दल के कार्यकर्ता, तो दूसरी तस्वीर भी कोटद्वार बॉर्डर की है। दोनों तस्वीर में अंतर आपको साफ नजर आ जाएगा। एक तरफ हुड़दंगियों को माहौल खराब करने की खुली छूट दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ जब कोटद्वार मामले की कवरेज करने के लिए मीडिया कर्मी पहुंच रहे हैं तो उन्हें कोटद्वार बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोटद्वार में जो कुछ हुआ उन सब के लिए मीडिया ही जिम्मेदार है, क्योंकि मीडिया को कोटद्वार जाने ही नहीं दिया जा रहा है। मीडिया को बैन कर दिया गया है। कई मीडिया कर्मियों ने कोटद्वार जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग लगाकर इस कदर रोक दिया मानो पत्रकार ही कोटद्वार का माहौल खराब कर रहे हों। अब जिस तरह से मीडिया को कोटद्वार जाने से रोका जा रहा है, उसे देखकर सवाल तो खड़े होंगे ही। सवाल ये कि कोटद्वार में आखिर चल क्या रहा है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। यदि कोटद्वार में सब ठीक ठाक है तो मीडिया कर्मियों को कवरेज से क्यों रोका जा रहा है? कोटद्वार पुलिस को आखिर किस बात का डर सता रहा है? क्योंकि पत्रकारों को कोटद्वार जाने नहीं दिया जा रहा है। सवाल तो ये भी है कि आखिर इन्हीं पुलिस वालों ने बजरंग दल के उन कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं रोका जो देहरादून से कोटद्वार तक पहुंच गए, जिन्होंने कोटद्वार में हुड़दंग मचाया, जिन्होंने दीपक के जिप को तोड़ने की कोशिश की, जिन्होंने कोटद्वार के लोगों को अपना डर दिखाने की कोशिश की। लेकिन आज जब मीडिया अपना काम करने के लिए पहुंच रही है तो उन्हें कोटद्वार के बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। देहरादून में गुंजन हत्याकांड मामले में पुलिस हफ्ते भर के भीतर की चार्जशीट दाखिल करने का दावा कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो उत्तराखंड इतिहास में पहली बार होगा जब इतने कम समय में चार्जशीट दाखिल होगी। वहीं अपील की जाएगी कि यह मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, जिससे आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिल सके और मृतका के परिवार को न्याय मिल सके। इसका उद्देश्य यही था कि सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है समयबद्ध तरीके में, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे हमारे सीसीटीवी हो, जो बयान हमें करने हैं, जो गवाह है या जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना है, वो समयबद्ध तरीके से हम कर दें और जो है न्याय की दलील पर जो है हम उसको जल्दी से जल्दी चार्जशीट भेज दें। और इसमें हम अपील भी करेंगे और इसमें रिटर्न में भी जो सक्षम अधिकारियों से अपील भी की जाएगी इसमें थ्रू डॉक्यूमेंटेशन कि इसका फास्ट ट्रैक में जितनी जल्दी हो सके ट्रायल हो, जिससे इस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जगन हत्याकांड में जो है आरोपी को जेल के अंदर से ही सजा हो जाए। तो इसको देखते हुए SIT का गठन किया गया था और 1 सप्ताह का समय दिया गया था। लेकिन जिस तरह से दिन रात करके इसमें सारे इन्वेस्टिगेशन के जितने भी साक्ष्य थे, चाहे वो साइंटिफिक हमारे साक्ष्य हों, चाहे वो फोरेंसिक रिलेटेड थे, चाहे वो CCTV फुटेजेस थी, कुछ इसमें चश्मदीद थे जो पहचानते थे, कुछ इसमें जो शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, उस सारे डॉक्यूमेंटेशन को ऑलमोस्ट हमारी SIT टीम ने कंप्लीट कर लिया कि आज हम इसमें चार्जशीट इसमें कर देंगे और जल्दी से जल्दी न्यायालय में भेजकर इसमें और इसका समन्स निकलवाकर जो कार्रवाई इसको शुरू कराएंगे। विमान हादसे में जान गंवाने वाले महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी CM
अजीत पवार की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित की गई। हरिद्वार के वीआईपी घाट पर एनसीपी के यूथ विंग और राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं ने विधि विधान के साथ अजीत पवार की अस्थियां गंगा में विसर्जित की। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे और उनकी शख्सियत पूरे हिंदुस्तान में उनको मानने वाले लोग थे। सब लोगों की ये अपेक्षा थी, जो लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए थे, वो चाहते थे कि उनको एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा सके। इसलिए हम लोगों ने परिवार से निवेदन किया और उनकी अस्थियों को हिंदुस्तान के सभी पवित्र नदियों में प्रवाहित करने के लिए राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने फैसला किया। देहरादून में आयोजित उत्तरायणी कौथिग महोत्सव में पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान सेवा संकल्प फाउंडेशन की संस्थापक गीता धामी भी मौजूद रही। बता दें कि परेड ग्राउंड में 5 से 8 फरवरी तक उत्तरायणी कौथिग महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें हर जिले से पहुंचे कारीगर, हस्तशिल्प कलाकार, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं महोत्सव में लोक कला, पारंपरिक व्यंजन, हस्तशिल्प, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और अलग अलग सामाजिक गतिविधियों की झलक दिखेगी। पानी के साथ ढोल दमाऊ की सुंदर आवाज़ों के साथ में हुआ है और मैं समझती हूँ कि हमारी संस्कृति, विरासत, हमारी जो देवभूमि की परंपराएं हैं वो जो है बनी रहनी चाहिए और आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां भी अपनी परंपराओं से जुड़े रहें। आज उत्तरायणी कौथिग महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। मैं सभी से आग्रह करती हूं कि अधिक से अधिक संख्या में इस महोत्सव में आकर के हमारे दूर दराज क्षेत्रों के रहने वाले भाइयों और बहनों को प्रोत्साहित करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, चाहे वे हमारे कलाकार हैं, चाहे हमारे लोक गायक हैं, चाहे हमारे दूर दराज क्षेत्रों से आने वाली इन स्टॉलों में प्रदर्शनी लगाने वाली हमारी बहनें हैं। और मैं समझती हूँ कि जरूर जो है इससे हमारी जो पुरानी विरासत है, हमारी परंपराएं हैं, ये जीवंत रहेंगी और एक अनूठी विरासत की पहचान देश दुनिया में जो है बनी रहेगी। जसपुर में जन जन की सरकार जनता के द्वार अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों फरियादियों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर उन्हें राहत दी गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित जांच शिविर का भी लोगों ने लाभ उठाया। साथ ही सभी लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इसमें अभी तक हमें टोटल 55 शिकायतें प्राप्त हुई, अभी भी शिकायतें ली जा रही हैं। उसमें से लगभग 15 शिकायतें हमने यही निस्तारित कर दी है। इसके अलावा कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिसमें मौके का निरीक्षण की आवश्यकता है, तो आज ही उसका निरीक्षण प्रस्तावित किया गया। जो आज हो जाएंगे वो आज हम कर लेंगे और जो बचेंगे उनको अगले 1-2 दिन में निरीक्षण करके उनकी कार्रवाई करेंगे। वहीं खटीमा में व्यापार मंडल चुनाव में मतगणना रुकने और मतपेटियां प्रशासन द्वारा सील किए जाने के बाद मामला गर्मा गया है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने बीजेपी पर चुनाव को प्रभावित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल चुनाव की मतगणना यह सनातन धर्मशाला में चल रही थी। अचानक प्रशासन ने मतगणना स्थल पर पहुंचकर मामले में हस्तक्षेप किया और मतगणना को रोककर मतपेटियां सील कर दी गई। हमने चुनाव आयोग के लोगों से कहा आपकी क्या मंशा है। उससे पहले मैं बिल्कुल भी व्यापार मंडल के चुनाव में कहीं मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मैं कहीं नहीं गया था, ना मत स्थल पर गया था, ना कभी किसी अधिकारी से बात करनी। लेकिन जब वो जबरन बंद करने लगे मुझे वहाँ जाना पड़ा और हमने पूछा चुनाव प्रभारी क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा हम काउंटिंग चाहते हैं, हम चाहते हैं काउंटिंग हो। लेकिन प्रशासन ने काउंटिंग नहीं करने दी। अब प्रशासन से ये पूछने पर भी क्यों नहीं करने दे रहे हैं, तो प्रशासन दबे मुंह ये कह रहा है कि ऊपर से फोन आया है। अब ये ऊपर कौन है? अगर प्रदेश के सबसे ऊपर है तो भाई क्यों उन्हें बदनाम कर रहे हैं? ये लोग जो है एक जो निष्पक्ष चुनाव हुआ था उस चुनाव पर आपत्ति लगा रहे हैं। अगर इन्हें कोई पर्यवेक्षक की आपत्ति थी, किसी व्यवस्था की आपत्ति थी, वो दिन में होनी चाहिए थी जब चुनाव चल रहा था।
वहीं गुंजन हत्याकांड और ऋषिकेश में महिला की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में एसपी विशाखा अशोक बदाने दोनों मामलों की गहनता से जांच में जुटी है। एसपी क्राइम विशाखा अशोक नगर कोतवाली में पहुंचकर घटना के संबंध में एसआईटी से पूछताछ करने के बाद घटनास्थल पर पहुंची और परिजनों से भी बातचीत कर जल्द से जल्द आरोपी को सजा दिलाने का आश्वासन दिया। देखिए 2 तारीख को जो है यहाँ पे एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इसी घटना के बारे में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा पुलिस मुख्यालय बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि जो ये मामला है महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं की सुरक्षा हमारी अहम भूमिका है, इसलिए इस मामले में जो पुलिस मुख्यालय स्तर पे भी एक टीम बनाई गई है जो इसमें अगर पुलिस के स्तर पे कोई लापरवाही हुई है तो उसमें काम करेगी। और आज हम इसीलिए इस घटनास्थल का भी निरीक्षण करने आए हैं और हम जो थाने में और चौकी में जो भी कार्रवाई हुई उसको भी चेक करेंगे। अगर किसी भी स्तर पे कोई भी लापरवाही, कोई भी तथ्य हमें मिलते तो उसमें हम शिकार करेंगे। हल्द्वानी में करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि नैनीताल में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी ने बताया कि भोले भाले लोगों को ज्यादा ब्याज और गारंटी का झांसा देकर 6 करोड़ 80 लाख रुपए की ठगी की गई है। देवभूमि स्वप्रोषित सहकारिता संस्था करके निवेश के नाम पे और हाई रिटर्न्स के नाम पे रामनगर, मुखानी, हल्द्वानी हर जगह पे गरीबों को इन्होंने मतलब बेसिकली भोले भाले और मध्यम वर्ग के लोगों को, रिटायरीज को इन्होंने निवेश के नाम पे जो है जमा कराया था पैसा। उद्देश्य कुछ नहीं था, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करा इन्होंने, सारे पैसा इकट्ठा करके फुर हो गए थे। तभी 2023 में विभिन्न थानों में रामनगर, मुखानी, हल्द्वानी में 3 विभिन्न मुकदमे पंजीकृत हुए थे। लगातार ये वांछित चल रहे थे। हम लोगों ने इसको बहुत सीरियसली लिया। हमारा जो एसओ मुखानी है, सीओ अमित है, एसपी मनोज कत्याल है, एसपी हल्द्वानी, इन सब लोगों ने बहुत मेहनत करा और इस विशेष टीम का गठित किया। एसएसआई जो लाल कुआ है उसके पास विवेचना था, दीपक बिष्ट, बहुत अथक मेहनत करा उसने, बहुत अच्छे तरीके से उसने इन्वेस्टिगेशन करके उनका पीछा करा। तो वारंट्स तो पहले से ही प्राप्त था, तो अच्छी सफलता आज मिली है। जो 7 करोड़ रुपए का ठगने वाले जो गिरोह है, कोऑपरेटिव्स के नाम पे ठगने वाला गिरोह है, उनका दोनों अभियुक्तों को सफलतापूर्वक अभी हमने गिरफ्तार किया है। बाजपुर में सड़क किनारे खड़ी एक कार पर भूसे से भरा बड़ा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक में सवार एक युवक की मौत हो गई। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। इसमें आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि आज दोराया से केलाखेड़ा जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दुर्घटना हो गई है, जिसमें पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और देखा कि एक भूसे का ट्रक एक अनियंत्रित होकर एक कार के ऊपर पलटा हुआ है। तुरंत उसमें रेस्क्यू कार्रवाई अमल में लाई गई और उस कार को निकाला गया, जिसमें जो व्यक्ति था कार के नीचे दबा हुआ व्यक्ति, तो उसे हॉस्पिटल भिजाया गया, जिसके बाद ये ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति की मृत्यु। हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां क्रिकेट टीम बेचने और मैच आयोजन के नाम पर पूर्व विधायक नारायण पाल से लाखों रुपए की ठगी किए जाने का आरोप लगा है। और आरोप है कि क्रिकेट मैच के आयोजक विकास ढाका ही इस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड है। उसने पूर्व विधायक नारायण पाल सहित उत्तराखंड और हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों के लोगों से क्रिकेट टीम और मैच में भागीदारी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए वसूले हैं। जी, हाल ही में अभी एक जानकारी में आया कि EVCL नाम के एक बहुत बड़ा लीग आयोजन करेंगे करके कुछ आयोजकों द्वारा जो है एक यहाँ पर व्यापक प्रचार प्रसार किया। यहाँ का स्थानीय लोगों से भी संपर्क कराया गया और उसके बाद जो है अब तो जानकारी में आया है कि जो होर्डिंग्स इन्होंने लगाए थे उस होर्डिंग का भी पैसा नहीं दिया अभी, और खेल विभाग को भी पैसा नहीं दिया अभी, तो और खेल विभाग को भी ठगा गया है। ये जानकारी में अभी प्रथम दृष्टया आया है। तो फिर था कि 2 दिन बाद मैच हो जाएगा। आज जब मैंने पढ़ा, अखबार में पढ़ा, तो क्या वो पिच खराब है। अब तारीख पे तारीख, अच्छा मुझे आज कल पता लगा कि पहले ये 17 जनवरी का था, फिर 24 जनवरी का हुआ, फिर 1 का हुआ, फिर 3 का हुआ और अब तो 5 तारीख हो गई। यही है। आपसे कितने की ठगी करी है? आपसे कितने की ठगी करी? मैंने 3 लाख रुपए डाले हैं, जो वैधानिक रूप से डाले हैं, 3 लाख डाले हैं, और होर्डिंग के जो पैसे हैं, और जो पैसे देखो, बात तो जो अकाउंट्स के हिसाब से ही होनी है ना। अब मैंने उसे कितना पैसा दे दिया नहीं दे दिया ये तो किसी को पता ही नहीं है। नाम है कोई ज्यादा बात। कौन सी टीम आपने ली थी? क्या टीम का नाम आपको बताया? उत्तराखंड सोल्जर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में गुलशन मर्डर केस की चार्जशीट हफ्ते भर में होगी दाखिल। मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की होगी अपील। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पर फोकस।
नैनीताल पुलिस ने किया 6 करोड़ से अधिक की ठगी का पर्दाफाश। निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। जनता के अधिक ब्याज और गारंटी को देते थे झांसा। राजधानी देहरादून में 4 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक महोत्सव का आगाज। एक ही छत के नीचे दिखाई दे रही लोक संस्कृति, स्वाद और परंपराओं की झलक। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने पर फोकस। और बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का वीडियो वायरल। आबकारी मंत्री बनने का देख रहे सपना। मंत्री बनते ही परमिट बांटने का भी कर रहे ऐलान।